40 की उम्र पे खड़े हो गए हैं, मिडिल एज क्राइसिस पे आ गए। ये क्राइसिस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और अगर ये होता है तो इसको हल कैसे करना चाहिए? नबी का दर्जा अफजल तरीन कब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया? जब आप 40 के हो गए। तो इसका मतलब है कि 40 के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री शुरू होती है। तो हमारे मिडिल एज क्राइसिस के अंदर ये वाला पहलू भी है उनके पहलू के अंदर ये है कि दे डोंट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। और सर, जो लाइफ आफ्टर डेथ के बिलीवर नहीं होंगे उनके लिए ये बिल्कुल फिट वर्ड पड़ता है कि दे आर इन क्राइसिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। कासिम अली शाह और मेरे साथ मेरे एक बड़े दिल के करीब मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। उनके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे से कासिम अली शाह फाउंडेशन एक बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन के साथ, जो डॉक्टर साहब का ग्रुप है, NGO है उनकी, बहुत से काम करी, खैर के काम करी, और डॉक्टर साहब स्पेशली टाइम निकाल के लाहौर आते हैं और यहाँ यूथ के साथ, यूनिवर्सिटियों के साथ, इदारों के साथ बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब की कमाल की किताब मंजर आम पे आई, कुछ अर्से पहले हमने प्रिंट की, और इस किताब का नाम इस्लाम, माइंड साइंसेस और हमारे माशरती मसाइल। बहुत से लोगों ने इसके फीडबैक दिया कि क्या कमाल की किताब है, और डॉक्टर साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले बहुत से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की इससे पहले वाली वीडियो दीन आसान प्रोग्राम पे और कासिम अली शाह फाउंडेशन के चैनल पे जितनी मौजूद हैं, कमाल की फीडबैक आई। आज का जो हमारा मौजू है वो इस लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ है कि इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन उतनी नहीं बातचीत हो रही, इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। और ये डिस्कशन कहीं मैंने डॉक्टर साहब के साथ किसी टाइम पे टेलीफोन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने किए, कुछ पर्सनल क्वेश्चन से कुछ चीज़ें थी मैंने डिस्कस की, और हमने डिसाइड किया कि इस मौजू पे बाकायदा हम एक मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, बातचीत करेंगे और आप सबका फ़ायदा हो जाएगा। हमारा मौजू ये है कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज पाकिस्तान में कहीं 35, 40, 45 मिडिल एज कहा जाता है। इस पे एक क्राइसिस का वर्ड आ जाता है, इसके साथ जोड़ा जाता है मिडिल एज क्राइसिस। और इस मिडिल एज क्राइसिस के कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। बहुत से लोग जो कुछ अचीव करना होता है वो अचीव कर चुके होते हैं और आगे कुछ करने को नहीं होता। बड़ी दुनिया ऐसी है, वो इतनी गैर मामूली बन जाती है कि उसके बाद एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ देखी गई हैं दुनिया में, वो इस मिडिल एज क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। इसके साथ साथ ये मिडिल एज क्राइसिस ऑफिसर्स में, प्रोफेशनल्स में कॉमन आपको दिखता है कि ज़िंदगी में एक बड़ी अजब सी तब्दीली आती है। और ये तब्दीली जो है, बज़ाहिर बंदा मैच्योर हो जाता है, 40 साल की उम्र जो है उसके साथ विज़डम जुड़ा हुआ है, पैगम्बरी जुड़ी हुई है, और बड़े बड़े कह लीजिए वाक़यात जुड़े हुए हैं 40 की उम्र के साथ। लेकिन कहीं बंदा डल हो जाता है और उसको ज़िंदगी का वो हुस्न, वो ब्यूटी, वो एनर्जी महसूस नहीं होती जो पहले महसूस हो रही होती है। इस मौजू पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस मिडिल एज क्राइसिस को क्या आप समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहिए प्रोफेशनल्स को कि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी के दिन एक से नहीं रहते, दिन बदलते रहते हैं, हालात वाक़यात बदलते रहते हैं, और इसका सामना कैसे करना है। इस तरह बुढ़ापे पे जो जितने बुढ़ापे के चैलेंज हैं उसको मैनेज करने पे हमारा, आपको याद होगा, बड़ा कमाल का प्रोग्राम था, डॉक्टर बरीरा भी इसमें शामिल थी। आज के प्रोग्राम में मेरा सवाल, हम बुढ़ापे ज़रा पीछे आ गए, 40 की उम्र पे खड़े हो गए हैं, मिडिल एज क्राइसिस पे आ गए। ये क्राइसिस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये कितना रियल होता है? क्या ये लगता है और रियल नहीं होता? एक सपोजिशन, अजम्पशन होती है, और अगर ये होता है तो इसको हल कैसे करना चाहिए? सॉल्यूशंस क्या हैं? शुक्रिया ब्रदर कासिम अली शाह। मैं बार बार कल भी और अपने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर मैं ये बात मेंशन करता हूँ कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मुझे काम करने में क्यों बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आपकी दो बातें। एक तो ये कि आप कहते हैं कि जी सोच बदलो तो तब्दीली होगी, यानी आप सोच, यानी रूट कॉज सोचिए ना, वहीं से ख्यालात से आगे कहानी बनेगी। और दूसरा, आप एक आसान करते हैं। तो इवन ये इतना दकीक टॉपिक को भी आपने इतने आसान तरीके से कहा कि ये आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस तमाम काविशों को, जसारतों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। देखिए, ये जो पहली बात तो ये कि साइकोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इमाम गज़ाली के बाद किसी ने कोई मेजर काम ही नहीं किया। ठीक है, इब्न सीना ने केमिस्ट्री पे बहुत काम किया, इमाम गज़ाली ने साइकोलॉजी पे काम किया, और उसके बाद इतना बड़ा एक गैप है कि यहाँ किसी ने काम नहीं किया। तो जब हमने काम नहीं किया तो ज़ाहिर है दुनिया तो काम करती रहती है। तो मगरिब ने काम किया, तो मगरिब ने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम किया, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से काम किया। जिस तरह उनके यहाँ ग्रोथ हुई बिलीव्स एंड वैल्यूज़ की, उन्होंने इस हिसाब से काम किया। तो उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट में ये बात देखी कि जी ये 40 साल के बाद एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जहाँ पे लोग उसको फिर उन्होंने क्राइसिस का, वो लोग जो पर्पसलेस ज़िंदगी गुजारते हैं,
जिनकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं होता, मकसद नहीं होता, एक मादा परस्ती की दुनिया में आए, मेहनत की, और उसके बाद जब ये 40 की कहानी आई, तो जब 40 की टाइम को जब ठहराव आया, लेकिन अपने स्टेशन पे, हाईवे पे गाड़ी रुकी थोड़ी देर के लिए, तो हाईवे पे जब आप गाड़ी देर के लिए रुकी, और अभी आप बता रहे थे कि आपका बड़े लंबा सफ़र करके अभी आप आए हैं उस पर, तो फिर ऐसे जब बंदा खाना खाते हुए सोचता है कि यार ये तो मैं इतना जो लंबा सफ़र करके आया, तो यार इसका क्या हासिल था। दूसरी बात ये कि वो जहाँ पे अब मैं जाने वाला हूँ, तो वो तो सफ़र भी खैर थोड़ा ही रह गया अब उस पर, तो ना इधर से कुछ हासिल किया, ना वहाँ पहुँच के कुछ हासिल होगा, तो अब लाजमी उसके ऊपर वो डिप्रेशन तारी हो गया या क्राइसिस तारी हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ एक पर्पज़ लेस थी। तो इस पर्पज़ लेस लाइफ का जो पहला नफ्सियाती आया, उसके अंदर गिल्ट आ गया, यानी वो गिल्ट का भी शिकार हो गया कि यार मैंने ये सारी क्या ज़िंदगी बेकार की, कमा भी लिया था, क्या हुआ, गाड़ी का क्या करूँगा, उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, रिलेशनशिप भी मैंने रिलेशनशिप गुजार तो ली थी, इन्वेस्टमेंट तो की नहीं थी, ठीक है ना, तो मैंने ज़िंदगी गुजार के यहाँ पे आने के बाद अब ये सोच रहा है। लेकिन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तैयबा देखते हैं, तो नबी तो पैदा ही नबी होते, आप पैदा होने से पहले भी जो है वो नबी थे, लेकिन नबी का दर्जा अफजल तरीन कब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, जब आप 40 के हो गए। तो इसका मतलब है कि 40 के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री शुरू होती है ना, पर्पजलेस मगरिब साइकोलॉजी में रिवर्स शुरू होती है, हमारे जो असलाफ और जो हमारे जो लोग हैं उनकी पर्पसफुल शुरू होती है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ कि यार 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो जो मेरी बुनियादी ज़रूरत थी, जो जिसमें आप भी गुजरे, मैं भी गुजरा हूँ, आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक में मुझे अल्लाह ने पोता अता किया, तो मैं उसको इतना इंजॉय कर रहा हूँ। जो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं इंजॉय कर सका, मैं इसलिए इंजॉय नहीं कर सका, वो तो उस वक्त तो शाह साहब रोज़ी रोटी का मसला था ना, उस वक्त तो भाग स्ट्रगल कर रहे थे, रोज़ी रोटी में लगे हुए थे, तो वो तो हमारे पास टाइम नहीं था कि बच्चे का डायपर भी चेंज करें और मालिश भी करें, दूध भी पिलाएं, नहाएं लाएं भी, वो तो टाइम नहीं था उस वक्त, तो रोज़ी रोटी के भाग रहे थे। तो अब जब 40 के टाइम के ऊपर ये वाली सीरीज के अंदर स्टेबिलिटी आई कि अल्लाह ने वो बुनियादी ज़रूरियात से हमें जो है वो बात किया और रिसोर्सेज आ गए एक्चुअली, तो फिर तो ये तो अगर इसके तो दो साइड होंगे ना, जिसको अब ये ब्राइटर वर्जन नज़र आएगा कि हाँ यार अगर चलो मुझसे अगर पर्पज़ मेरा नहीं भी था, लेकिन अब तो मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी अक्ल है, सारी शऊर है, जहन है, जिस्म है, सब कुछ है उसके ऊपर, तो मैं अब ये पर्पज़ के ऊपर बड़ा अच्छा डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और एक दूसरा जिसने पहले कभी नहीं सोचा था, आगे उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। हमारी उस सोसाइटी तो वो है नहीं ना कि 18 साल के बच्चा घर से चला जाएगा, और अगर है भी तो मैं खुद निकाल दूंगा उसको, क्या आप निकल जाओगे, रिलेशनशिप्स जो है उसमें कमिटमेंट नहीं रखेंगे, तो उसके बाद तो फिर ये उन लोगों के ऊपर जो तारीख करेंगे अपने आप को, यानी अगर वो जिनको उस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है कि यार 40 साल के बाद आपके पास कोई है ही नहीं, आपके पास कोई लोग ही नहीं है, कोई आपकी इमोशनल नीड पूरा करने वाला नहीं है, तो अब आपके लिए तो यही वाला वो क्राइसिस आएगा कि यार मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, क्या हासिल हुआ, तो फिर वो इस क्राइसिस के ऊपर जो है वो जाता है। तो अगर आपकी बात सही है कि ये पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। समझदार वो लोग होंगे जो 38 में ये बातें करेंगे, है ना, 44 में करके इन बात, तो वो तो पहले डिप्रेशन में बैठा होगा, रिग्रेट में बैठा होगा, गिल्ट में। आप तैयार हो जाएंगे यार मेरे पास जो रिसोर्सेज है या मेरा ये ठहराव आया है, जो मेरे पॉजेज आए हैं, इस या मंजिल के जो मेरा इमीडिएट जो है मेरा स्टेप आया है, यहाँ से मैंने अगला स्टेप कैसे डिज़ाइन करना है, मैंने आपको डिज़ाइन करना है। तो वो लोग जो इस तरह की चीज़ जो है वो करेंगे। हमारी सोसाइटी में शायद साहब आप ज़्यादा मतलब स्ट्रीट के ऊपर, स्ट्रीट का मतलब ये कि आप लोगों के अंदर ज़्यादा जाते हैं मेरे मुकाबले में, और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर आप बहुत रोड ट्रैवल करते हैं, तो आपको मुशाहिदा मेरे से बहुत ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ सर इसका एक दूसरा पहलू है, और वो ये है कि इक़्तिदार नहीं छोड़ना, उस जगह नहीं छोड़नी जहाँ सर बच्चा बालिग हो गया, बच्चे की शादी हो गई, वो आपके ज़ेरे नगी नहीं रहेगा, ना रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मेरे पास शाह साहब एक ऐसा हौलनाक केस अभी आया, ईगो की मैं बता रहा हूँ, फादर की ईगो की, कि अपने आना के चक्कर में बच्चे का घर ख़त्म करा दिया। ओ हो अल्लाह की पनाह। और उसकी एक बच्ची भी है। और उसके बाद अब दूसरा घर इस्टेब्लिश किया, लेकिन वो अपनी मदाखलत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उसको मुझे कह रहे हैं कि ये आउट हो गया है, आप डॉक्टर साहब आउट हो गया, इसको मैं आपके पास भेज रहा हूँ। और बच्चे ने जब पूरी दास बात बताई तो मुझे कैसे मैं बताऊं कि अब्बा आउट हो गया। क्योंकि वो इख्तियार नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल सही, वो कंट्रोल नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है ये मैंने देनी ही नहीं है, ये सीट मैंने तुझे देनी ही नहीं है, मुझे तुझे कुव्वत फैसला देनी ही नहीं है। और जब ये रेजिस्टेंस आएगी, लाजमी आएगी ना सर, आप आपके ख्याल में एक चूज़ा ले लें और उसको आपने एक पिंजरे में रख लिया, वो मुर्गा बनने तक पिंजरे में तो नहीं रहेगा ना सर, बिल्कुल ठीक बात, फड़फड़ाएगा, हिलाएगा, जुलाएगा, और आप कह रहे देखो कितना बदतमीज़ मुर्गा है, जब से मैं इसको दाना खिला रहा हूँ। भाई
उसको आज़ाद करें। ये भी उसकी नीड है, ये भी उसकी नीड है ना। तो हमारे यहाँ जो ये जो मिडिल एज वाला क्राइसिस है वो ये वाला है। आप शाह साहब एक ही कंप्लेन लेके आते हैं, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, हम अपने बच्चों के साथ जो है वो हम तो ऐसे नहीं थे। तो हमारे मिडिल एज क्राइसिस के अंदर ये वाला पहलू भी है उनके, और उनके पहलू के अंदर ये है कि दे डोंट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। और सर जो लाइफ आफ्टर डेथ के बिलीवर नहीं होंगे उनके लिए ये बिल्कुल फिट वर्ड पड़ता है कि दे आर इन क्राइसिस। हो उनका ये क्राइसिस बढ़ने लग पड़ता है जैसे जैसे जाने का टाइम आता है। ठक आप देख लीजिए वो नशे में चले जाते हैं, आप देख लीजिए वो डिपेंडेबल प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स नशे में चले जाए, उसको भी तो हम नशे ही कहेंगे ना। अगर वो मेडिसिन पे चला गया, एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है और नींद की दवाइयाँ खा रहा है तो वो भी तो ड्रग्स ही है ना, वो भी नशा ही है। और इसके बाद जो उनके पास जो वैक्यूम है, nobody there to talk to, nobody there to share with, nobody there to hold their hands, wipe their लतीफ़े सुनाने वाला भी कोई नहीं चाहता। हम आप पे बैठते तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपसे भी कह रहा था कि अगर कैमरा ऐसे रख दें हो सकता है एडिटेबल हो लेकिन सर ये हमारा कहना कितनी बातें होती हैं ना हो शाह साहब। आप सोचेंगे वो क्राइसिस नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल ठीक बात। उसका ये क्राइसिस है कि वो भाग रहा था तो बहुत सारे लोग उसको भागते हुए देख रहे तो भाग रहे थे। अब सब की गाड़ियाँ इधर उधर चली गई, उसने पलट के देखा तो सही कोई भी नहीं है, आगे पीछे जो है वो कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि करना क्या चाहिए अगर कोई इसको फेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, भरपूर ज़िंदगी गुजार के इसको फेस कर रहा है, डॉक्टर साहब उसको क्या करना चाहिए। और इस तरह की कैफियत को, चैलेंज को, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की, वो ऑफ कैमरा थी, मैं उसको ऑन कैमरा करके चाहूँगा आप दोहरा भी दें, कि ज़िंदगी में बजाते खुद इतनी एनर्जी है कि कुछ ही अरसे बाद हालात वाक़यात आपको उकसाते हैं ये करो, यानी आप नहीं भी करना चाहते तो बड़ा आप पे प्रेशर होता है जीने के लिए, आप पे जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आपके चैलेंज इतने ज़्यादा हैं कि लाइफ आपको कहती है ये करो ये करो ये करो, और उसके बाद सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। क्या करना चाहिए अमलन? दरअसल ये अभी मैं सुबह यूनिवर्सिटी के अंदर था, वहाँ पे एक बच्ची ने से सवाल पूछा कि जी मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं दिलाता कि मैं जो है वो कुछ करूँ। और मैंने उसका कहा बेटा फितरत का कानून बताता हूँ। फितरत का कानून ये है कि आप एक पैदा हुआ बच्चा जो कि चंद मिनट का होगा, आप उसको माँ के पेट के ऊपर छाती जो है वो लिटा दें। पैदा हुआ बच्चा है, अभी पैदा हुआ और आपने माँ की पेट पे उसको लिटा दिया, उसको भूख लगेगी, ज़ाहिर है वो दूध मांगेगा, उसको ग़िज़ा मांगेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन होगी शाह साहब कि वो थोड़ी देर के अंदर सरकना शुरू करेगा माँ की छाती की तरफ। पैदा हुआ बच्चा, उसको कौन सी मोटिवेशन चाहिए, उसकी नीड चाहिए तो वो जाएगा। तो इसी तरह जो अभी आपने ये बात कही है कि वो एनर्जी मौजूद है, आप जब उसको नीड को कन्वर्ट करेंगे तो वो आप उसको खुद ब खुद मूव करेंगे। लेकिन अगर आप वो एम ही नहीं बनाएंगे, वो पर्पज़ ही नहीं बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो उस तरफ वो मूव करेगा नहीं। दूसरी तरफ वो जो आपने अर्ज किया कि जी करना क्या चाहिए, कुछ माइंड आप कहते हैं ना सोच बदलो, तो वो बहुत सारी सोच इसलिए बदलेंगे सर, औलाद इसलिए नहीं पाली जाती कि जो इन्वेस्टमेंट की है मुझे वापस करेगी, ये इसलिए नहीं पाली जाती कि मैं बैठा रहूँगा बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। उसके लिए तो अटेंडेंट चाहिए होता है, वो आप पैसे कमाए और अटेंडेंट रख लीजिएगा। तो आपकी ये सोच ही गलत है कि ये औलाद जो है वो मुझे पाले, ये औलाद मेरा काम करे, ये औलाद मुझे कमा के खिलाए। नहीं सर, आखिरी सांस तक आप खुद अपनी पर्पसफुल मूविंग लाइफ गुजारें तो फिर आपको वो लाइफ के अंदर मज़ा आएगा कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। सर तवक्कात जब रखते हैं तो तवक्कात टूटती हैं, जब तवक्कात टूटती हैं तो मायूसी होती है। अब तवक्को जब अपने आप से रखेंगे तो और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपने भी जो बात सही कही है कि बंदा फिर मूव करेगा ना, क्योंकि मैंने खुद ही तो अपने तवक्को रखी है तो मैं ही मूव करूंगा ना। औलाद पे रखूंगा और औलाद नहीं मानेगी तो फिर जाहिर है मैं मायूस हूँगा। बजा बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल आ जाता है जी, ये मिडिल एज क्राइसिस आप समझते हैं कि फीमेल में भी पाया जाता है या सिर्फ मर्दों में पाया जाता है? फीमेल के अंदर भी डेफिनेटली पाया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे नहीं पता आपके चैनल कितना ओपन बात कर सकता है, वहाँ पे मगरिब के अंदर मेनोपॉज को एंजॉय किया जाता है कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, मुझे इस तरह की कोई कंट्रोल के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल पे काम नहीं करना पड़ेगा, आई एम रिलैक्स नाउ, आई कैन एंजॉय माय लाइफ वेरी ओपन। हमारे यहाँ उसको ऊपर खुद तारीफ कर लेती है और लोग भी तारीफ कर लेते हैं कि अब तुम्हारे से काम खत्म हो गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी अब जो है वो ख़त्म हो गई, उसके ऊपर अब क्या करोगे, अब तो ये हो गया, अब अल्लाह अल्लाह करो, हिलो नहीं जुलो नहीं, शौहर के बिस्तर अलग कर दो, लोगों के सामने नहीं बैठो, साथ नहीं बैठो। तो वो क्राइसिस तो हमारे यहाँ तो हम उसको खुद अपने ऊपर ले आते हैं, खुद हम अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर
दोनों के अंदर इसी तरह आता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पर्पज़ उसका भी नहीं है, पर्पज़ उसका भी नहीं है, लाइफ उसको भी नज़र नहीं आ रही, लाइफ उसको भी जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो ये दोनों तरफ के बिल्कुल इसी तरह आता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब जिन्होंने सुना, बातचीत को सुना, मैं 2-3 जुमलों में कंक्लूड करना चाहूँगा। नए गोल्स बनाइए, नए टारगेट्स बनाइए। इंसान को मोटिवेशन किसी मकसद के साथ, किसी ख्वाब के साथ मिलती है, और कभी भी ज़िंदगी को रुकने ना दीजिए। वो मार्टिन लूथर किंग का जुमला वो बोला करता था, कहा करता था कि अगर भाग सकते हो भागो, नहीं भाग सकते चलना शुरू कर दो, चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो। ये जो कम अज़ कम हालत है कि हमने आगे चलना है और नए मकासद, नए गोल्स, नए विजन्स और नए ख्वाबों को देखना है, करते रहिए। मोटिवेशन आपके पास रहेगी और इस तरह का क्राइसिस कभी आपके पास नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया।